हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे पेगासस का मुद्दा अचानक से उछल गया है, क्या मामला है, क्या खुलासा हुआ है, इस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। आदि बद्री बांध, उसके निर्माण को लेकर एमओयू साइन हुआ है, और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन लेंगे। तो मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार ने कार में कितने एयरबैग अनिवार्य करने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है, जो कि अक्टूबर से लागू हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब देना है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी, डिटेल में इंपॉर्टेंट बात है ये। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इसका आंसर दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का वीडियो। और पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स 2022 का खिताब, उसके साथ साथ टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, पहले पुरुष खिलाड़ी? आंसर होगा राफेल नडाल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, हिस्ट्री बनाया उन्होंने। ओके, 35 साल के हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं, और 2022 का उन्होंने मेंस सिंगल्स जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीत लिया है। किसको हराया है? तो रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव को हराया उन्होंने। ओके, और इसी के साथ ग्रैंड स्लैम का जो इतिहास है 145 साल का, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल 21 खिताब इन्होंने जीत लिए हैं। कौन कौन से खिताब अब तक जीते हैं उन्होंने देख लीजिए। फ्रेंच ओपन 13 खिताब जीत चुके हैं, विंबलडन 2 खिताब जीत चुके हैं, यूएस ओपन 4 खिताब जीत चुके हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 खिताब, दूसरा खिताब अभी इन्होंने जीता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। देखिए, ग्रैंड स्लैम जो है वो एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, और पूरी दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, और चौथा होता है यूएस ओपन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब से जो प्रश्न बनते हैं उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा एशले बर्टी। ओके, वो दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, मात्र 25 साल की हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू विन होम ग्रैंड स्लैम, मतलब 44 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी ऑस्ट्रेलियन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। फोटोग्राफ ये रहा। 44 साल पहले एक व्यक्ति ने जीता था, एक वुमेन ने, उनका नाम था क्रिस ओनेल। तो एशले बार्टी इन्होंने तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन, और पिछले साल 2021 में विंबलडन का खिताब इन्होंने जीता था, और अब ये तीसरा खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल 2022 का खिताब किसके नाम रहा? तो आंसर है इसका क्रिस्टीना ग्लातेनोविक और इवान डोडिक। ओके, क्रिस्टीना जो है वो फ्रांस की हैं, और इवान जो है वो क्रोएशिया के हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी ने ये खिताब जीता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और भारत सहित पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, आपके एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन होगा, भारत ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में खरीदा, तो इस बात का खुलासा किस मीडिया संस्थान ने किया है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के थ्रू? आंसर होगा न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 जनवरी 2022 को एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें यह बताया है कि दुनिया भर के किन किन देशों ने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा और उसका प्रयोग किया अपने लोगों पर, या फिर कहें बाकी दूसरे लोगों पर। रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में भारत सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से स्पाईवेयर ये पेगासस को खरीदा था, और इस सॉफ्टवेयर की खरीद तकरीबन $2 अरब यानी 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील में हुई थी। तो ये बात सामने आई है, और इसी वजह से हंगामा मच गया है। ओके, 5 साल पहले $2 बिलियन में डिफेंस डील में इंडिया ने खरीदा था, और इसी मतलब एक डिफेंस डील हुई थी, और उसी में मिसाइल सिस्टम भी खरीदा गया था, कुछ हथियार भी खरीदे गए थे, और उसी के साथ साथ ये पेगासस भी खरीदा गया था। पेगासस उसके बारे में और बताते हैं, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने भी ये सॉफ्टवेयर खरीदा था, ये स्पाईवेयर खरीदा था, लेकिन FBI ने निगरानी करने के बाद
टेस्ट करने के बाद पिछले साल इसका इस्तेमाल ना करने की वो कर दी है। ओके, और ये जो रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस स्पाईवेयर इजराइल ने ये दिया, यानी इंडिया ने परचेज किया, तो इस वजह से इंडिया ने इकोसॉक यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसमें इजराइल के समर्थन में वोट किया था, फिलिस्तीन के विरोध में वोट किया था। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेगासस है क्या। देखिए, पेगासस एक स्पाईवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और इसका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के फ़ोन को उसी का जासूस बनाया जा सकता है। फ़ोन हैक हो जाता है लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है, और इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ने बनाया हुआ है। कैसे जासूसी करता है ये पेगासस स्पाईवेयर है। ये आप अगर मेन सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है किसी के पास ऑपरेट करने वाला जिसने परचेज किया हुआ है, तो वो जो संस्थान है, कंट्री है या कोई व्यक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति के फ़ोन में स्पाईवेयर बहुत आसानी से रख सकता है, डाल सकता है। कैसे? SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आई मैसेज के थ्रू, और अननोन, पता ही नहीं है कि और किस किस तरीके से भेजा जा सकता है। सिर्फ एक मिस कॉल आया और आपके पास स्पाईवेयर आ गया, उसके बाद ये क्या करता है, आपके फ़ोन के तमाम जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब रिकॉर्ड करता रहता है। SMS, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपके माइक्रोफोन को एक्टिव कर देता है, कैमरा एक्टिव कर देता है, कॉल रिकॉर्ड करता है, GPS डेटा ले लेता है, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट बुक्स। मतलब कि आप फ़ोन आपके पास है और आप क्या बात कर रहे हैं ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है और सब व्यक्ति की जासूसी होती रहती है। अब सवाल उठता है कि पेगासस की जासूसी करने में कितना खर्च आता है। तो इस स्पाईवेयर के इंस्टॉलेशन पर 4 करोड़ रुपए खर्च आते हैं, और 4 करोड़, और 10 लोगों की जासूसी करनी है तो 9 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होता है। ओके, एक व्यक्ति पर 90 लाख रुपए का खर्च होता है, और एक लाइसेंस के लिए 70 लाख रुपए देने पड़ते हैं, एक लाइसेंस के लिए। और भारत ने तो बहुत बड़ी रकम ये दी है। अब सवाल उठता है कि इंडिया ने कब कैसे खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है, ये उसका दावा है, मेरा दावा नहीं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दशकों बाद इजराइल जाने वाले ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इस दौरे में, और उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के। तो इस दौरे में मोदी का, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एक तरह से बिल्कुल साफ था कि भारत अब फिलिस्तीन को लेकर अपने विचार बदल रहा है और इजराइल से गहरी मित्रता बढ़ा रहा है। तो उस समय इजराइल में प्राइम मिनिस्टर तो यही थे, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस दौरान दोनों देशों ने करीब $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए के इंटेलिजेंस गियर और हथियारों की डील की थी, और इस डील के अंतर्गत मिसाइल सिस्टम और पेगासस भी शामिल था। इसके कुछ महीने बाद नेतन्याहू ने भी भारत का दौरा किया था, और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक सामाजिक परिषद है, इकोसॉक, तो उसमें इजराइल के समर्थन में वोट किया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको इजराइल ने बेचा था पेगासस, तो उन सब से वोट करवाया फ़लस्तीन के खिलाफ, यानी इजराइल के समर्थन में इसने। ओके, तो हालांकि जब उस वक्त के जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत थे अकबरुद्दीन, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, भारत ने अपने मन से वोट किया था इजराइल के समर्थन में। ठीक है, ये है जो इकोसॉक कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, वो उसमें ये वोटिंग हुई थी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पेगासस का मुद्दा कब सबसे पहले उठा था। देखिए, साल 2019 में पेगासस का मामला सामने आया था। पेगासस के थ्रू कई पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई राजनेताओं के फ़ोन की जासूसी की बात सामने आई थी उस दौरान। पेगासस स्पाईवेयर से कई बड़ी हस्तियों के व्हाट्सएप और बहुत सारी जानकारी, कैमरा ऑन कर देना, इस तरह की बातें हुई थी। और मीडिया, दुनिया भर के कई सारे मीडिया ग्रुप का एक कंसोर्टियम है,
तो उसने इस बात का खुलासा किया था कि पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग जासूसी के लिए किया जा रहा है और भारत समेत दुनिया भर के बड़े पत्रकार, बिजनेसमैन, नेताओं, उन सब की जासूसी की गई है। जांच कैसे, अच्छा, इन जो भी डार्क कलर में दिख रहा है जो भी कंट्री, इन सब में स्पाईवेयर का यूज़ किया गया था, ऐसा बताया गया। थोड़ा और बताऊं, ये जांच कैसे हुई थी, पता कैसे चला था। दरअसल 2019 में व्हाट्सएप ने कनाडा के सिटीजन लैब के साथ मिलकर अपने ऐप की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर पेगासस हमले के मामले में जो भारतीय हैं दर्जनों, उन सबको चेताया था। मतलब व्हाट्सएप को ऐसा अंदेशा था कि उसके ऐप में सेंधमारी हो रही है, उसके द्वारा जासूसी की जा रही है। तो उसने सिटीजन्स लैब जो कनाडा में है उसके जरिए ये पूरी की जानकारी जुटाई और भारत के बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोगों से अपना फ़ोन मांगा कि हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। और फिर लोगों ने फ़ोन भेजा और ये बात साबित हुई कि उनमें अटैक हुआ था, ओके, जासूसी स्पाईवेयर का, पेगासस का। इसके बाद दुनिया भर के 19 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर और एमनेस्टी सिक्योरिटी लैब के साथ मिलकर लीक हुए नंबर की सूची एक जारी की और कहा कि इन सब नंबरों पर ऐसे पत्रकारों और नेताओं, इन सब की जासूसी हुई थी, ओके। हालांकि ये बात सामने नहीं आई थी, यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि सभी पत्रकार जिनके नंबर लीक हुए हैं उन सब की सफल रूप से जासूसी हुई या नहीं। कोशिश जरूर की गई थी, ये बात थी। और 2017 से 19 के बीच में ये चुना गया था। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द वायर की 40 इंडियन जर्नलिस्ट, फॉरेंसिक इंडियन जर्नलिस्ट को स्नूप किया गया था, ओके, निगरानी किए गए थे। भारत में बहुत लोगों को टारगेट किया था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, 2 मंत्रियों, 1 जज की भी जासूसी की गई थी, ये पुष्टि की गई थी, ऐसा वाशिंगटन पोस्ट का कहना था। पेगासस प्रोजेक्ट जो ये इस नाम से रिपोर्ट जारी हुई थी, तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये किया था और इसमें यह कहा गया कि फ़ोन को पेगासस, मतलब उन लोगों के फ़ोन में पेगासस पाया गया और संभावित हैकिंग हो सकती है, ओके। द हिंदू की विजेता सिंह गृह मंत्रालय कवर करती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हैं शिशिर गुप्ता, एडिटोरियल पेज के संपादक हैं प्रशांत झा, और भी कई बहुत सारे, इंडियन एक्सप्रेस के जो जर्नलिस्ट है सुशांत सिंह। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों की जासूसी की कोशिश की गई थी, ठीक है। और इस पूरे मामले में भारत में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच भी चल रही है। 27 अक्टूबर 2021 को एक सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें पेगासस जासूसी मामले के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था कि वो नज़र रखें जो इंक्वायरी चल रही है उस पर, ठीक है। और जो भी प्रभावित लोग हैं उनसे कहा गया था कि आप इसके बारे में बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या हुआ है, ओके। तो अब अपडेट यही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में खुलासा किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है पेगासस के बारे में, ठीक है। और जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, मतलब पत्रकार के संपादक, मतलब जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के संपादकों का एक गिल्ड है, एक संगठन है, उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो ये रिपोर्ट छपी है इसका भी संज्ञान लिया जाए, ओके, इंक्वायरी में इसको भी शामिल किया जाए, ठीक है। ये पूरा मुद्दा पेगासस का है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और लाइक बटन जरूर दबा देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को समझौते पर सिग्नेचर किए हैं, यानी एमओयू साइन किया है? आंसर का हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। तो इसका न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ये रहा न्यूज़, और ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये बताया जा रहा है कि दोनों के बॉर्डर पे ये बनेगा और उद्देश्य यही है कि पानी का यूज़ सिंचाई के लिए किया जा सके और जो सरस्वती नदी थी उसको पुनर्जीवित किया जा सके, ठीक है। लागत करीब 215.33 करोड़ रुपए है।
सरस्वती नदी इस चूँकि चर्चा में आई है तो इसलिए बताऊं कि पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती ये नदियां हैं हिमालय से निकलती थीं। गंगा और यमुना तो ज़मीन की सतह पर बहती हैं, लेकिन सरस्वती अदृश्य हैं, या फिर कहें वैज्ञानिक भाषा में कि सूख चुकी हैं। या फिर ये भी कई बार ये रिपोर्ट आती है कि ज़मीन के नीचे उसकी धारा है वो बहती है और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, ये बात होती है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि आदि बद्री बांध परियोजना का मकसद सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के साथ साथ भूजल स्तर को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो राज्यों की बात हो रही है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर अनिल अवचट, उनका निधन हो गया है 27 जनवरी 2022 को, तो वो इनमें से किस वजह से चर्चित थे? आंसर होगा इसका, सामाजिक कार्यकर्ता थे और मराठी लेखक थे, प्रख्यात मराठी लेखक थे। ओके, लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है, डेथ हो गई है। 78 ईयर के थे, पुणे के अतुर में जन्मे थे और उन्होंने बहुत सारी मराठी पुस्तकें लिखी, जैसे मानसंग, स्वतः, विषयी, गर्द, कार्यकर्त, तो इस तरह के। ओके, पत्रकार के तौर पर वो काम कर चुके हैं। फोटोग्राफ ये रहा इनका, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आईसीसी रैंकिंग से रिलेटेड। तो पहले टेस्ट रैंकिंग को चर्चा करते हैं। क्वेश्चन होगा, आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जो कि जनवरी 2022 में जारी हुई तो किस टीम को पहला स्थान दिया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आईसीसी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो वनडे मैच हुए, सीरीज खत्म हुआ है, उसके बाद ये रैंकिंग जारी की है अभी, और भारत जो है तीसरे नंबर पर है। एक बार लिस्ट पूरी दिखा देता हूँ, टॉप 5 कौन कौन से देश हैं। तो नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे इंग्लैंड है और फिफ्थ पे है साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी की टेस्ट पुरुष प्लेयर बैटिंग रैंकिंग जो कि जनवरी 2022 की है, उसमें किस खिलाड़ी को टॉप पर रखा गया है? नंबर 1 कौन है? आंसर होगा मार्नस लाबुसचगर्ने। ओके, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और टॉप 5 दिखा देता हूँ। नंबर 1 ये रहे मार्नस, सेकंड पे हैं जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, थर्ड पे हैं केन विलियम्स न्यूजीलैंड के, फोर्थ पे हैं स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और फिफ्थ पे हैं ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी टेस्ट मेंस प्लेयर बॉलिंग रैंकिंग जो कि जनवरी 2022 में जारी हुई, उसमें किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? आंसर होगा पैट कमिंस। ओके, पैट कमिंस नंबर 1 है। सेकंड पे रविचंद्रन अश्विन भारत के हैं, थर्ड पे कगिसो रबाडा वो साउथ अफ्रीका के हैं, फोर्थ पे हैं काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के, फिफ्थ पे हैं शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के। ओके, ये हो रही है टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग की बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये है ऑलराउंडर रैंकिंग टेस्ट की। तो उसमें ऑलराउंडर में कौन टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? आंसर होगा जेसन होल्डर। ठीक है, तो जेसन होल्डर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वेस्ट इंडीज से हैं वो। सेकंड पे रविचंद्रन अश्विन भारत के, थर्ड पे रविंद्र जडेजा भारत के, फोर्थ पे हैं शाकिब अल हसन बांग्लादेश से और फिफ्थ है मिशेल स्टार्क। अब बात कर लेते हैं ओडीआई की, यानी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग। तो क्वेश्चन होगा, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग जनवरी 2022 में किस देश की टीम पहले स्थान पर रही है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नंबर 1 रही है, सेकंड पे इंग्लैंड है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है और फिफ्थ पे साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई पुरुष बैटिंग रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। सेकंड स्थान पर विराट कोहली है। ओके, थर्ड पे रोहित शर्मा है इंडिया के, फोर्थ पे हैं रॉस टेलर न्यूजीलैंड के और फिफ्थ पे हैं क्विंटन डी कॉर्क। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वनडे
इंटरनेशनल यानी ICC ODI पुरुष बॉलिंग रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा ट्रेंट बाउल्ट। ओके, ट्रेंट बाउल्ट न्यूजीलैंड के हैं। सेकंड स्थान पर है जोश हेजवुड ऑस्ट्रेलिया के। थर्ड पे हैं क्रिस वोक्स इंग्लैंड के। फोर्थ पे मुजीबुर और रहमान अफगानिस्तान के। और फिफ्थ पे हैं मेहदी हसन भारत के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICC वनडे इंटरनेशनल पुरुष ऑलराउंडर रैंकिंग जो कि जनवरी 2022 में जारी हुई, तो उसमें किस खिलाड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। टॉप 5 ये भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 शाकिब अल हसन बांग्लादेश के। सेकंड पे हैं मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के। थर्ड पे क्रिस वोक्स इंग्लैंड के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 जनवरी। 28 जनवरी को मनाया जाता है। गोपनीयता डेटा की होनी चाहिए, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है उस वजह से। तो ये था टोटल करंट अफेयर्स। और अब सवाल आपसे जो मैंने किया था उसका आंसर। क्वेश्चन था केंद्र सरकार ने कार में कितने एयरबैग अनिवार्य करने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 एयरबैग। ओके, और 1 अक्टूबर से तमाम कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा। जो भी नई कार बिकेंगी 1 अक्टूबर से उसमें 6 एयरबैग होने चाहिए। ये सिक्योरिटी के लिए है कि एक्सीडेंट तो होते ही हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट में जान न जाए इसके लिए ये व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ ताज़ा तरीन।